Good morning, friends. Again, welcome the next session of health and disease. Up to the last class, we have discussed about the different categorizations of the diseases, where we have concluded about the protozoal diseases, in that Plasmodium, then Entamoeba histolytica, such type of pathogens were detailed discussed there. And we have started about the bacterial category. और बैक्टीरियल कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि टाइफाइड जो एक डिसीज़ है ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से कॉज किया जाता है। उसके इन्फेक्शन से, उसके स्प्रेडिंग से हमारे बॉडी में फीवर जैसे कंडीशन जो है वो जनरेट किए जाते हैं। तो स्पेशली जब हम बैक्टीरियल कैटेगरी के डिसीज़ के है कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें और एक नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, वो है न्यूमोनिया। ठीक है, खास करके इस डिसीज़ के बारे में जब हमको डिस्कस करना है तो दिस इज यू कैन कंसिडर एज द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। मैं न्यूमोनिया कंडीशन को रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली हम बोलते हैं दिस इज द इन्फ्लेमेशन टू द लंग्स। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन हम जिसको बोलते हैं वो है लंग्स। और आपको ये भी पता है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर में पढ़े हैं कि लंग्स में बेसिक यूनिट कौन सा होता है बेटा, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इट इज एल्वियोलाई। ठीक है, तो अभी हमको थोड़ा सा कोरिलेट करना है कि मैंने यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि बाकी डिसऑर्डर में या फिर बाकी डिसीजेस में क्या होता है, एक एग्जैक्ट कॉज हमको पता रहता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि टाइफॉइड अगर किसी को होता है तो हम सडनली बोल देते हैं कि साल्मोनेला टाइफी इज द कॉजेटिव एजेंट। कभी अगर मलेरिया का जिक्र होता है तो मलेरिया के बारे में हम ये बोलते हैं कि वो सिर्फ प्लाज्मोडियम से हो सकता है। वो अलग बात है कि उसके अलग अलग स्पेसीज होंगे, लेकिन उसका पॉजिटिव एजेंट तो सेम रहेगा, प्लाज्मोडियम, बराबर है। और बाकी डिसीजेस में जैसे हम एस्केरियासिस बोलते हैं तो उसके लिए मेल फीमेल एस्केरिस हम इसका नाम बता सकते हैं। तो बहुत सारे डिसीजेस ऐसे हैं जिनके फिक्स्ड पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। लेकिन न्यूमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जो मल्टीपल पॉजिटिव एजेंट से हमको दिखने वाली कंडीशन होती है, और मैंने इसीलिए लिखा हो कि रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, अगर किसी पर्सन को मलेरिया होता है या फिर किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन होता है या फिर किसी पर्सन को कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है दूसरा, और उससे फाइनली हमको क्या दिखना चाहिए कि लंग्स या फिर एल्वियोलाई अगर हमारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, एबनॉर्मल वर्किंग शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे उस पर्सन को न्यूमोनिया जैसे कंडीशन को फेस करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी के पॉजिटिव एजेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें मैं लिखूंगा कि कुछ वायरस भी रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हम बाकी देखेंगे तो पैरासाइट या फिर बाकी के पैथोजेंस भी हो सकते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे फंजाई या फिर प्रोटोजोनल, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, एटसेट्रा लिख देता हूँ। मल्टीपल इन्फेक्शन का ये आउटपुट हो सकता है, मल्टीपल इन्फेक्शन का ये रिजल्ट हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को किसी वायरस ने अगर इफेक्ट किया है और वो वायरल इफेक्ट हमारे लंग्स तक पहुंचता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंड तक पहुंचता है, तो हम समझेंगे कि दैट इज द कंडीशन कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। एक्चुअली इन्फ्लेमेशन में होता क्या है, तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के प्रोडक्शन का काम चलता है वहाँ पे। और आपको पता होगा इन्फ्लेमेशन हम जनरली रेडनेस के थ्रू दिखा सकते हैं, स्वेलिंग के थ्रू दिखा सकते हैं, पेन के थ्रू दिखा सकते हैं, फीवर के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे अनसूटेबल कंडीशन जनरेट होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रही है। तो क्या होता है, देखो, जब भी कोई इन्फेक्शन लंग्स को टारगेट करने की कोशिश करता है या फिर एल्वियोलाई को टारगेट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे उस इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये एक फ्लूइड मटेरियल है जो हमारे लंग्स में जाके डिपॉजिट किया जाता है या फिर इसको रिलीज किया जाता है। जबकि हम लोगों को पता है कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं उसमें एक तो O2 रहना चाहिए, CO2 रहना चाहिए, या फिर गैसेस कंटेंट के अलावा अगर देखेंगे तो थोड़े से वाटर वेपर्स के ड्रॉपलेट्स भी आपको वहाँ पे दिख सकते हैं। लेकिन इन 3 या 4 चीज़ों के अलावा आपको और कोई दूसरी चीज़ वहाँ पे नहीं लोकेट होनी चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस कोई इन्फेक्शन वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है तो सडनली हम क्या देखेंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है,
एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस स्टार्ट होता है, ये म्यूकस हमारे एल्वियोलाई को इस तरीके से डिपॉजिट होने से क्या करता है, अफेक्ट करना शुरू कर देता है, एंड फाइनली द वर्किंग ऑफ दिस एल्वियोलाई विल गेट डिस्टर्ब देयर एंड आफ्टरवर्ड द कंडीशन इज कॉल्ड एज द न्यूमोनिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? तो प्रीलिमिनरी आइडिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किसी का भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उससे हमको इन्फ्लेमेशन जनरेट होगा, और जब इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है और वो भी लंग्स या फिर एल्वियोलाई में, तो उस टाइम पे रिजल्ट हमको क्या दिखेगा, एक्स्ट्रा सिक्रेशन ऑफ म्यूकस दिखेगा, और उस म्यूकस के सिक्रेशन के बाद में वाटरी फ्लूइड मटेरियल के बाद में हम उस कंडीशन को बोलेंगे न्यूमोनिया कंडीशन। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि न्यूमोनिया नाम के कंडीशन के लिए या फिर डिसीज के लिए क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं। तो दो तीन एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। वायरल कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे एडेनोवायरस, ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस, ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम लिख सकते हैं पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये वायरल कैटेगरी के पॉजिटिव फैक्टर्स रहेंगे। दूसरा, अगर हम बैक्टीरियल कैटेगरी कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, वो है, किसी को पता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। ये एक स्पेशल पॉजिटिव एजेंट है जो आपको यहाँ पे नाम ध्यान में रखना है, ये दोनों भी उसके साथ में कंपेयर करके चलेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस है, इसका मतलब कोकस है, तो ओवल शेप के, राउंड शेप के ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया रहेंगे जो हमारे लंग्स को या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक यूनिट को, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, उसको टारगेट करेंगे, और फाइनली म्यूकस का डिपोजिशन वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये हो गए उसके पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में। बाकी के आप पैरासाइट्स और पैथोजन भी वहाँ पे देख सकते हो। दूसरी चीज जो यहाँ पे जनरेट होगी वो है सिम्टम्स। किस तरीके के सिम्टम्स हमको दिख सकते हैं? तो एज ए टारगेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये ध्यान में रखना कि ये जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को टारगेट करता है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमको एब्नॉर्मलिटीज वहां पे दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? तो यहाँ पे येलोविश ग्रीन कलर का स्पूटम फॉर्मेशन दिखेगा, ये एक इंडिकेशन मार्क होता है। देन एबनॉर्मल ब्रीदिंग हम दिखा सकते हैं, या फिर हम लिखेंगे इट इज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के प्रोसेस में एब्नॉर्मलिटीज होंगी, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया था कि ये अगर एल्वियोलाई होगा तो यहाँ से टोटल फैक्टर जो है, जो वैकेंट प्लेसेस है, वो आप कहीं ना कहीं म्यूकस के थ्रू फुलफिल करते हुए दिखने वाले हैं। तो उससे एयरेशन की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है, वो एबनॉर्मल होते हुए दिखेगी। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो उस पर्सन को फीवर भी जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद में कफिंग भी जनरेट होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम आप वहाँ पे देख सकते हो कि अगर किसी पर्सन को न्यूमोनिया हुआ है या नहीं हुआ है, तो स्पूटम का कलर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिकेट करता है। नॉर्मली जो स्पूटम होता है वो वाइटिश कलर का हमको दिखता है, या फिर ऑफ वाइट कलर हम बोलेंगे, लेकिन वो अगर येलोविश या फिर ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारे लंग्स को इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। और इस कंडीशन में हम ये न्यूमोनिया के चांसेस बोलेंगे। जनरली न्यूमोनिया बहुत सारे कंडीशन के वजह से जनरेट होता है, तो रेस्ट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ट्रीटमेंट होता है, और डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से जो भी मेडिकेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे वो कंडीशन के हिसाब से दिए जाएंगे, और फाइनली ये क्यूरेबल डिसीज में इंक्लूड किया जाता है। समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो ये हो गया बैक्टीरियल कैटेगरी का। अभी हम कंसिडर करते हैं फंगल डिसीज, ठीक है। इसमें मेन जो फैक्टर है वो कौन सा रहेगा? फंजाई। आप लोगों को पता है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी के बिलोंग करने वाला है, जो कि जनरली लार्जर साइज का होता है प्रोटोजोन के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो। स्पेशली फंगस का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको हम फंगल डिसीज के थ्रू दिखाएंगे। इसमें मोस्ट कॉमन डिसीज जो अभी हमको डिस्कस करना है वो है रिंगवर्म।
आप लोगों ने नाम सुने होंगे बहुत बार, ठीक है। और इसका मेन इंडिकेशन मास क्या होता है, तो हम जनरली बोलते हैं इट इज इचिंग, ठीक है। तो कंसिडर करो रिंगवर्म नाम का डिसीज होता कहाँ पे है, या फिर उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर्स क्या रहेंगे, ये वन बाय वन हम जनरली कंसिडर करते जाएंगे। तो स्पेशली रिंगवर्म नाम के डिसीज को रिंगवर्म ही क्यों नाम दिया है, ये मिजनोमर वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि जब हम ईचिंग स्टार्ट करते हैं, रैशेस फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, तो वो इस तरीके से रैशेस को जनरेट करता है, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में उसको फॉर्म करता है, जैसे हम बोलते हैं वर्म्स में होता है। एक्चुअल में जो फंगल इन्फेक्शन है वर्म का और इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ मिजनोमर वर्ड यूज किया है क्योंकि इसका अपीयरेंस जो है वो रिंग्स के फॉर्मेट में हमको दिख सकता है। तो पॉजिटिव एजेंट अगर देखेंगे तो वो कौन सा रहेगा, फंगस रहेगा। तो यहाँ पे जैसे माइक्रोस्पोरम, ये आप एक फंगस की स्पेसीज ध्यान में रख सकते हो, जो कि मोस्ट टाइम पॉजिटिव एजेंट्स करके रहेगी, जो कि रिंगवर्म के पॉजिटिव एजेंट्स में आता है। तो यहाँ पे रिंगवर्म के लिए मेन टारगेट साइट क्या हो सकता है, तो मोस्टली इट इज फाउंड एसोसिएटेड विद द स्किन, ठीक है। तो स्किन के ऊपर ही ये पर्टिकुलरली क्यों वहां पे एक्ट करता है, ये हमको समझना जरूरी है, क्योंकि स्किन के ऊपर एक स्पेशल पार्ट है जिसका नाम हम देते हैं केराटिन प्रोटीन। तो ये जो फंगस है या फिर ये जो फंगल इन्फेक्शन पॉजिटिव एजेंट है, ये क्या होते हैं, ये इस केराटिन के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे फीड्स ऑन द केराटिन। और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए है, जो मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, वो आपके स्किन के ऊपर अगर प्रेजेंट होगा अलॉन्ग विद द केराटिन, तो आप देखेंगे उस पर्सन को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि किसी पर्सन की स्किन अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर के साथ में प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर होगा, इसका मतलब क्या होगा, वाटर का रिलीज ज़्यादा हो रहा है। वाटर जितना ज़्यादा रिलीज होते जाएगा उसके हिसाब से क्या देखेंगे, स्किन का जो आउटर साइड का जो पीएच लेवल होता है वो नॉर्मली कैसे होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। जबकि आपको पता है कि स्किन का एसिडिक पीएच किसके वजह से होता है, तो लैक्टिक एसिड का प्रेजेंस किया जाता है स्वेट के ऊपर, वो आपको पढ़ाया था एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन के इसमें। तो एसिडिक पीएच होना जरूरी है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉलोनी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो वही अगर वाटर का रिलीज ज़्यादा होगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स अगर ज़्यादा रिलीज होते जाएंगे, तो ये एसिडिक पीएच जो है ये कहीं ना कहीं कम होते जाता है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते जाएगा एसिडिक लेवल कम होते जाता है, और फाइनली केराटिन दिस इज नाउ अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ द फंगस। तो फिर क्या होता है, केराटिन के ऊपर वो डिपेंड किया करते हैं, केराटिन के ऊपर फीडिंग कंप्लीट करते हैं, और केराटिन कंप्लीट करने के लिए वो धीरे 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 इन्फेक्शन को स्प्रेड करना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होते जाएगा इस तरीके के आपको पैचेस दिखने लगेंगे, ठीक है। और इन पैचेस को हम कहाँ पे कंपेयर करेंगे, रिंग के जैसा, और इसीलिए इस कंडीशन को हमने नाम देना है रिंगवर्म करके। समझ में आ रहा है बेटा ये। इसमें अगर कुछ देखेंगे तो फिर कौन से जगह पे ये हो सकता है, जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के चांसेस है। जैसे आप देखेंगे हेयर में हम जनरली रोज़ नहाते हैं तो बाथिंग के टाइम पे यहाँ पे गीला रहता है सब चीज़ें, तो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हेयर फॉलिंग कंडीशन हम जिसको डैंड्रफ बोलते हैं वो एक्चुअली क्या है, वो फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। डैंड्रफ की वजह से वो जो स्किन जो है वो कमज़ोर हो जाती है, और फाइनली हम देखेंगे केराटिन का परसेंटेज वहाँ पे कम होने लगता है, और फाइनली फंगल इन्फेक्शन डैंड्रफ के फॉर्मेट में दिखता है। तो हेयर फॉल कंडीशन भी होती है। बहुत सारे लोगों को नाखूनों में, मतलब नेल्स में आपको ये कंडीशन दिखेगी, स्क्रम्बल्ड हो जाते हैं, वो अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, अपने आप को टूट जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन कंसिडर किया जाता है। आपने एक सबसे बेस्ट एग्जांपल सुने होंगे, वो है एथलीट्स फुट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ में और एक लगे तो स्पेसिस में दे देता हूँ, ये भी एक स्पेसीज है, ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम, ये दोनों कंसिडर करेंगे तो मोस्ट कॉमन स्पेसीज रिंगवर्म की पॉजिटिव एजेंट में दिया जाता है। एथलीट्स फुट एक्चुअली क्या होता है, हम जब सॉक्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लो क्वालिटी के अगर वो होंगे कॉलर क्लॉथ्स वहाँ पे, तो वो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी स्वेट की कम हो जाती है, और वो कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक अगर वैसे ही कंडीशन में रहा तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमारा पीएच लेवल ड्रॉप हो जाता है, फाइनली एसिडिक लेवल कम हो जाती है, और फाइनली वहाँ पे रिंगवर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वो अगर एथलीट्स लोगों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनका सॉक्स यूज़ करना, स्पोर्ट्समैन जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा कंडीशन में हमको दिख सकता है।
तो ये छोटा सा टॉपिक था फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड, फंगल डिसीजेज से रिलेटेड। तो आपने यहाँ पे रिंगवर्म ये एग्जाम्पल देना है। मोस्ट टाइम ये स्किन को होता है, स्किन के साथ एसोसिएटेड होता है, हेयर्स में भी दिखेगा, नेल्स में भी दिखेगा। एथलेट्स फूड्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे, और माइक्रोस्पोरन और ट्राइकोफाइटोन इसके पॉजिटिव फैक्टर्स रहेंगे। समझ में आ गया। और मेन जो फैक्टर है कि वो किसके वजह से बढ़ता है इन्फेक्शन, तो केराटिन की वजह से बढ़ता है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? ठीक है। अभी हम एक वायरल कैटेगरी का डिसीज भी ले लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कॉमन कोल्ड। इसको भी समझना पड़ेगा, नाम ही उसका कॉमन कोल्ड दिया है, इसको हम इंक्लूड करेंगे एज ए वायरल इन्फेक्शन। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया था एडेनो वायरस, ठीक है, इसमें कोरोना वायरस ये भी इंक्लूड करना है। अभी जो आ रहा है वो कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे वो कोविड-19 को कॉज करता है, ये कोरोना वायरस अलग है उसका। और फाइनली हम देखेंगे यहाँ पे और एक वायरस की स्पेसिस लिख देता हूँ लगे तो राइनो वायरस। बहुत सारे लोगों में ये कॉमन कोल्ड नाम दिया जाता है क्योंकि ये कॉमन है, किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को लाइफ टाइम में थ्रू आउट ईयर कभी भी ये दिख सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे बच्चों में या फिर चाइल्ड कंडीशन में सबसे ज़्यादा इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो वायरल इन्फेक्शन, इसका एक स्पेशल इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इन नियर अबाउट 6 to 7 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड हमेशा कंप्लीट करता है, जिसमें सिम्टम्स हमको क्या दिखेंगे। तो सिम्टम्स में स्पेशली जैसे रनिंग नोज, ठीक है, सोर थ्रोट, ठीक है। उसके बाद में हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे कफिंग एक्शन भी होता है, बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा फीवर भी जनरेशन होता है, बहुत सारे लोगों में हेडेक भी आपको आते हुए दिखेगा। तो ये मल्टीपल सिम्टम्स है, पर्सन टू पर्सन, एज टू एज थोड़ा सा आपको वैरी करते हुए दिख सकता है। इसके कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट्स या फिर मेजर्स नहीं है, ये इंक्यूबेशन पीरियड तक कंटिन्यूशन में रहेगा, अपना सेल्फ इम्यूनिटी पावर जो है इसको फिर डिस्ट्रक्ट कर देता है, और फिर बाद में हम देखेंगे। इसीलिए ये रेगुलर इंटरवल में बहुत सारे लोगों में बहुत बार रिपीटेटिव फॉर्मेट में होता है। तो जो आपको मैंने न्यूमोनिया के लिए भी बताया था वही सिम्टम्स आपको यहाँ पे भी दिख सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे भी है, बराबर है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, ये ध्यान में रखना है, और ये इस तरीके के पर्टिकुलर सिम्टम्स के साथ में प्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों में ये 2 बार या फिर हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार भी पाया जाता है, या फिर कभी कभी महीना भर भी ये चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन की इम्यूनिटी कैसी है और कितने एज का वो पर्सन है, ठीक है। तो ये एक कॉमन कोल्ड की चीज़ आपने ध्यान में रखना है, जो वायरल है, और ये पॉजिटिव फैक्टर्स, और ये उसके कुछ सिम्टम्स है, ठीक है।